भाग एक, सेमिस्टर एक, मधुर भाषण। ये एक लोकोपयोगी लेख है। इसके लेखक है बाबू गुलाब राय। लेखक का परिचय है। इनका जन्म 1888 में इटावा शहर में हुआ। इनकी शिक्षा आगरा में हुई। दर्शन शास्त्र में इन्होंने एमए किया। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में अवैतनिक हिंदी प्राध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार है कि ये प्रसिद्ध आलोचक है, निबंधकार एवं व्यंग लेखक है। युगीन निबंधकारों में प्रमुख स्थान इनका है। आपने भावात्मक तथा विचारात्मक दोनों प्रकार के निबंध जो है लिखे हैं। महत्वपूर्ण निबंध इनका है फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, प्रबंध प्रभाकर, ठलुआ क्लब, मेरे निबंध, अध्ययन और आस्वादन आदि। विषय प्रवेश। प्रस्तुत लेख में लेखक ने भाषा पर मानव के विशेष अधिकार को स्पष्ट करके मधुर भाषण का महत्व समझाया है। वचनों का माधुर्य, वार्तालाप की शिष्टता, विनयपूर्ण व्यवहार की शिष्टता आदि बातों पर अपने विचार स्पष्ट करके मधुर भाषण का जीवन में महत्व विशद किया गया है। इस लेख का सारांश। लेखक गुलाब राय कहते हैं कि भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपना विकास कर पाया है। मनुष्य बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हुआ है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में किया है। भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही अपने ज्ञान और अनुभव की रक्षा उसने की है। भाषा द्वारा ही मनुष्य की सामाजिकता कायम है। भाषा का दुरुपयोग मानव को छिन्न भिन्न कर देता है और सदुपयोग फायदेमंद है उसके लिए और उसका उससे विकास भी होता है। जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर भाषा कहलाती है। यह लेखक ने मधुर भाषा के संबंध में कहा है। माधुर्य जो है भाषा का एक गुण भी है। इस संबंध में आगे लेखक कहते हैं कि वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से भी बढ़कर है। वचनों के संबंध में कवि तुलसीदास ने भी कहा है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो करी लेत। यानी लेखक कहते हैं कि एक ही बात को कर्णकटु शब्दों में और मधुर शब्दों में दोनों द्वारा कहा जा सकता है, जिसे उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। बाणभट्ट ने अपनी अधूरी कादंबरी, जिसको हिंदी में उपन्यास कहते हैं, उसे पूरी करने के लिए अंतिम समय में, जब उसका अंतिम समय था, तो अपने दोनों लड़कों को अपने पास में बुलाया और पूछा कि सामने जो वृक्ष पड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। तो बड़े लड़के ने कहा, शुष्क काष्ठ तिष्ठेत्रगे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसती पुरता। दोनों ने एक ही दृश्य को, एक ही सूखे वृक्ष को अपनी अपनी भाषा में स्पष्ट किया, लेकिन एक की भाषा जो है सुनने के लिए थोड़ी सी कर्णकटु यानी शब्द में अच्छी नहीं लगती और दूसरी एक मधुर लगती है। तो इसने बाणभट्ट ने अपने कादंबरी को पूरा करने का जिम्मेदारी दूसरे लड़के ने जो कहा था कि नीरस तरुवर विलसित पुरतम, ये जिसने कहा था उसको जो है अपनी कादंबरी पूरी करने का जिम्मा दिया था, क्योंकि उसकी भाषा में एक मधुरता थी, स्पष्टता थी, सुनने वालों को वो अच्छा लगता था। इस प्रकार भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। साहित्य के संबंध में भी लेखक इस पर बात करता है। तो जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्रों को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक, यानी सच्चे साहित्य के बारे में कहा है। यानी रूठे हुए मित्रों को दूर कर उसमें गलतफहमी दूर करके उसको मिलाना यह बताया। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है। भाजन मतलब पात्र बनाती है, आजन का सम्मान लायक बनाती है और उसकी सफलता के लिए उसके रास्ते साफ कर देती है। मधुर भाषी के लिए कथनी और करनी दोनों में सामंजस्य होना चाहिए।
कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है, ऐसा लेखक कहते हैं। मधुर वचन विश्वास उत्पन्न कर व्यक्ति के मन में भय और आतंक का परिमार्जन कर देता है। परिमार्जन यानी उसे नष्ट कर देता है। कटुभाषी लोगों से हृदय खोलकर बात करने में लोग जो है डरते हैं। सामाजिक और मधुर भाषियों के लिए लोग सहजता से बात करते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, सामाजिकता रहती है। भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। मधुर वचनों के साथ टकसाली भाव भी आवश्यक है। टकसाली भाव मतलब जैसा बोल रहे हैं वैसा हमने करना चाहिए, ऐसा मतलब रुपया अगर देते हैं तो उसकी कीमत होनी चाहिए। तो हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। वचनों के अनुकूल हमारे कर्म भी रहने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक यानी असली परिचायक उसके कर्म ही होते हैं। मानो ही महता धनम, यानी बड़े आदमियों का धन, बड़े आदमियों का मान सम्मान यह धन होता है। तो जो लोग बिना मान के दान देते हैं, जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान भी स्वीकार नहीं होता। कवि रहीम ने के संबंध में कहा है, अमी पिया वह मान बिनु सो नर मोही न सोया, यानी अमृत भी अगर मुझे बगैर मान सम्मान के अगर वो व्यक्ति देता है तो भी मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा। यानी मान सम्मान का इतना महत्व जो है इन्होंने रहीम ने अपनी इसमें दिया है, और वैसे हर व्यक्ति के जीवन में है। मिष्ट भाषण समाज सेवक का आवश्यक गुण था। समाज सेवक जिसको हम नेता बोलते हैं, हमारे काम करने वाले करते हैं, अभी वो नेता बोलते हैं जैसे सब, या समाज की सेवा करने वाले लोग जो थे, तो इसके लिए यह मधुर भाषण आवश्यक गुण हो जाता है। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। कटु वचन नुकसानदेह है, फिर भी कटु वचन नुकसानदेह रहने के बावजूद भी लोग जो है, जैसे दुधारू गाय की लाद भी सहन करते हो दूध दोने के लिए, मतलब उससे कुछ मिलता है, तो कटु वचन का भी रहा तो भी उसके साथ में जाकर अपना काम निकाल लेते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग वैसे नहीं रहते। दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार की भी आवश्यकता होती है, ऐसा लेखक ने कहा है। विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्ट आचरण है, सज्जनोचित व्यवहार है, यानी अच्छा व्यवहार है या अच्छा आचरण है। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी होता है। वाणी के शिष्टाचार में अपने से बड़ों को आप कहना, किसी को काम कराने के लिए कृपया कहना, काम होने पर धन्यवाद कहना, अपने कम स्थिति के लोगों के साथ भी स्वाभिमान की उसकी रक्षा होना चाहिए, ऐसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। मतलब अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य होता है। व्यवहार की शिष्टता में जो काम करना हो, यानी व्यवहारिक शिष्टता में, और उसे प्रसन्नता से करना चाहिए। कम से कम क्रिया में उदारता हो। अगर हम काम कर रहे हैं तो वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। मतलब हमने अगर किसी का काम किया तो देखो हमने तुम्हारा काम किया, तुम्हारे लिए ये किया वो किया, ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। यानी क्रिया में उदारता हो तो वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। इनकार में भी अधिकार की गंध और अभिमान की गंध जो है नहीं होनी चाहिए। इनकार मजबूरी के कारणवश ही होना चाहिए। जहाँ तक हो सके किसी को इनकार नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना है। अगर इनकार अगर करना ही है तो व्यवस्थावश इनकार जो है हमें करना चाहिए। ठीक है, मजबूरीवश ही इनकार जो है हमें करना चाहिए, मजबूरीवश ही इनकार करना चाहिए। वार्तालाप में व्यापारिक और जाब्ते की दोनों बातें आती हैं, यानी निजी बातचीत और व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत दोनों में अंतर होता है। व्यापारिक बातचीत नपीतुली हो सकती है, लेकिन निजी संबंधों की बातचीत में आत्मीयता चाहिए। बात उतनी ही की जानी चाहिए जितनी हम निभा सकें। इस प्रकार लेखक ने
मधुर भाषण का महत्व बताया है, वाणी का शिष्टाचार बताया, आचरण का शिष्टाचार बताया, वाणी का महत्व बताया, मधुर भाषण का महत्व बताया, मधुर भाषण के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं वो बताया। इस प्रकार लेखक ने मधुर भाषा का महत्व समझाने का प्रयास जो है किया है। तो इस पाठ में हम ये ले सकते हैं कि मधुर भाषा, इस पाठ का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो मधुर भाषण का जीवन में अतुल्य महत्व है, यानी अनमोल महत्व है, जिससे अपना और दूसरों का जीवन सुखमय हो सकता है और किया जा सकता है। इसीलिए हमने मधुर भाषण में ही सबके साथ में व्यवहार करना चाहिए, यह बताना ही इसका उद्देश्य है। अब इसमें थोड़ा सा संदेश भी हम लेते हैं कि जो लेखक हमको क्या संदेश देना चाहता है कि हर परिस्थिति में हर एक के साथ में मधुर भाषण में ही हमने व्यवहार करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो, कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमने अच्छे ही शब्दों में लोगों के साथ में अच्छे मधुर भाषा में ही बात करना चाहिए। यह एक संदेश हमको देता है, जिसके कारण हमें अपने जीवन में हमें सुविधा भी होती है, हमारे बहुत सारे काम भी होते हैं, हमारा उसके फ़ायदा भी होता है। तो इस प्रकार लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है। इस पे लेखक ने इसके पहले ये भी बताया है कि बहुत सारे लोग जो है मधुर भाषण के द्वारा अपने कैसे किस प्रकार जो है काम करा लेते हैं अपने, वो भी जो है लेखक ने बताने का प्रयास किया। मधुर भाषण के द्वारा लोगों ने बहुत सारे अपने अपने काम भी जो है निकाल लिए थे। तो इसमें कुछ प्रश्न जो है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जिसको हम ले सकते हैं, और इसे अगर हम अच्छे से अगर समझ लेते हैं या लिखने का प्रयास करते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से या हमारे जीवन के व्यवहारिकता के इसमें भी उसका महत्व होगा। व्यवहारिक जीवन में भी मानव जीवन में भाषा का महत्व स्पष्ट कीजिए, ये एक पहला प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये कि तुलसीदास ने वचनों के माधुर्य के संबंध में क्या कहा है। तीसरा प्रश्न हो सकता है कि बाणभट्ट ने वचनों के माधुर्य को किस प्रकार स्पष्ट किया है। चौथा प्रश्न ये सकता है कि विनयपूर्ण व्यवहार किसे कहा गया है। वाणी का शिष्टाचार किसे कहा जाता है। शिष्टाचार का वाणी का शिष्टाचार किसे कहा जा सकता है। तो दोनों को हमको स्पष्ट के द्वारा, विधान के द्वारा स्पष्ट करना है। व्यापारिक वार्तालाप और निजी वार्तालाप, इसमें क्या अंतर है। इस प्रकार से प्रश्नों के द्वारा हम इस पाठ को सहजता से समझ सकते हैं, और सहजता से समझने के बाद में इसको हम आसानी से समझकर ग्रहण कर सकते हैं, जिसको हम अपने जीवन में भी उपयोग में ला सकते हैं।